नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक बारिश में एक ढंग की कायदे की बारिश हुई और ये अपने आप को मिलेनियम सिटी बताने वाला गुरुग्राम, जहां पर आप ये समझिए करोड़ों करोड़ों के फ्लैट के दाम हैं। एक एक फ्लैट 30-30 करोड़, मतलब ऐसे बेहुदे दाम। और ये उस गुरुग्राम की कहानी है जहां पर एक से एक बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े कॉरपोरेट घराने, एक से बढ़कर एक ऑफिस सब है। लेकिन इसी शहर की दास्तान ये है कि एक कस के बारिश जो हुई, एक बार बारिश आफत बनी और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर बहता बिखरता हुआ और तैरता दिखाई दे रहा है। गुरु के ग्राम में लोगों का संग्राम देखिए। ताबड़तोड़ शहर बनाए लेकिन प्लानिंग भाड़ में जाए, कोई प्लानिंग नहीं। 30-30 करोड़ के फ्लैट वाला ये जो शहर है, एक तगड़ी बारिश में आपको दिखा कहर है। मिलेनियम सिटी के बाद के वादे खूब किए, क्या नालियां बनाना भूल गए? अब क्या लोग नाव खरीदें? आप क्या उम्मीद करते हैं लोगों से कि वो क्या करें? इतना बड़ा आप सोचिए कि मतलब क्या चीज नहीं है गुरुग्राम के पास। सारे कॉरपोरेट घराने वहां, सारे बड़े ऑफिस वहां, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर वहां। लेकिन उस शहर का हाल देखिए क्या हो रहा है एक बारिश में। तो आप क्या उम्मीद करते हैं जो लोग 30-30 करोड़ के जो फ्लैट खरीदेंगे वहां पर, फिर जब वो इतना महंगा फ्लैट खरीद रहे हैं तो एक नाव भी खरीद लें। गाड़ी तो महंगी खरीदते ही होंगे, या गाड़ी में नाव बना लें कि एकदम से पानी भर जाए तो आप नाव ही चला लें। क्योंकि जिस तरीके का पानी भर रहा है गुरुग्राम में, ये पैदल चलने लायक तो है नहीं पानी। आप देखिए कितना जल भराव हो रहा है। जो अंडरपास है उसमें पानी भर रहा है। सड़क जो है वो एकदम बिल्कुल नदी बन जा रही है। आधा आधा ऑटो जो है वो डूब जा रहा है पानी में, गाड़ियां धंस जा रही हैं। फिर तो नाव ही चाहिए होगी, और क्या। क्यों है ये खस्ता हाल एक नए शहर का? ये तो ज्यादा पुराना भी नहीं है शहर। आइए शुरू करते हैं हमारी बहस। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महिमा सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। डीपी कौशिक, प्रवक्ता बीजेपी हरियाणा। राकेश खंडेलवाल, आप अर्बन एस्टेट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं। और दीक्षु सी कुकरेजा, मैनेजिंग प्रिंसिपल सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स। मैं सबसे पहले जो राजनीतिक बहस है उसको वहां आना चाहूंगा, क्योंकि ये शहर ऐसा था जिसको दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकाल में इसको बसाया गया है, बनाया गया है। तो इस वजह से सवाल दोनों से ही पूछने बनते हैं। महिमा जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। पेट प्रोजेक्ट माना जाता था इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का। खूब शहर बसाए, सब कुछ किया, लेकिन आज इस शहर की हालत देखिए। एक बारिश में, एक बारिश का हाल है ये। महिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 संकेत आ रही है। संकेत जी, आज सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके हाथ में सत्ता है, कितने बड़े वायदे करके हमारी जनता से उस कुर्सी पर काबिज हुए हैं, और कांग्रेस पर सवाल उठाकर और कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाकर, और जो ऊंची दुकान फीका पकवान या नाम बड़े और दर्शन छोटे का जो प्रमाण ये सरकार दे रही है, उसके ऊपर आज ये सवाल खड़े होते हैं कि 5-5 किलोमीटर का जाम लगता है जब 7-8 घंटे की लगातार बारिश हो जाती है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में इस शहर को बसाया जा रहा था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो उसका रोड मैप बनाया हुआ था, उसके ऊपर अभी कार्य जारी था। लेकिन 2014 में सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद 2019 में जो जजपा के साथ उन्होंने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है, उसकी पोल खुलती इन सड़कों पर नजर आ रही है, जो गुरुग्राम को वेनिस बना दिया है उन्होंने। और आपने ठीक कहा कि नाव पर सब्सिडी अब ये लगा दें और यहाँ मुहैया करानी शुरू कर दें उसको, क्योंकि इस सरकार के पास नीतियां नहीं है संकेत जी। हमने पिछले 3-4 वर्षों में भी लगातार इस बात को बार बार, जब से जजपा की सरकार गठबंधन में आई है और जब से ये विकास की बातों को और ज्यादा प्रगाढ़ तरीके से करने लगे हैं, हमने बार बार यही बात कही है जैसे कि 2014 से पहले गुरुग्राम में और फरीदाबाद में और इन सब जगहों पर यहाँ पर कभी पानी ही नहीं भरता था। मैं तो हमेशा ही गुरुग्राम का यही हाल देखा है।
जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी खस्ता हाल ही देखिए, लोगों की शिकायत ही देखिए, फिर चाहे वो आपकी सरकार हो चाहे अभी मौजूदा सरकार हो। कैंपेन किसने चलाया संकेत जी? स्मार्ट सिटी कहे कहे कि जनता को जो ख्वाब दिखाए, ये कहा कि हमने 100 स्मार्ट सिटी बना दी, हमने स्मार्ट सिटीज बना दिए। ये स्मार्ट सिटी के दावे किसने किए कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है? आज जितने बड़े बजट खर्च हो रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर 2014 के मुकाबले कितना बजट एलोकेट होता है, कितना खर्च बढ़ चुका है सरकार के ऊपर, ये सवाल समझने की जरूरत है। कई 100%, कई कई गुना कर्ज आज बढ़ चुका है 2014 के मुकाबले। तो जो बजट एलोकेशन है, जो जनता के वेलफेयर के पाया जाना है, वो आखिर कहाँ जा रहा है? वो पैसा आखिर कहाँ जा रहा है कि जो अरबोपतियों के लोन माफ कर रहे हैं और हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, और हमें इस तरह की सड़कों में जिसमें घुटनों घुटनों तक के गड्ढे हैं, और जब बहराव होता है तो व्यक्ति पूरा का पूरा डूब जाता है। इससे सेहत पर असर पड़ेगा, इससे लोगों के कार्य पर असर पड़ रहा है। ये सवाल उठाने के लिए आज हम विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी का जो रूट मैप था वो उसे कांग्रेस पूरा कर रही होती तो उसके अंदर इसकी डीपी कौशिक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो क्या इसका समाधान क्या है? फिर कोई रियायत वगैरह मिलेगी गुरुग्राम के लोगों को, नाव वाव अगर खरीदना चाहें? क्योंकि एक आधा बार बारिश और हो गई तब तो फिर ऐसी स्थिति होगी, गाड़ियां तो चल नहीं पाएंगी, अंडरपास भर जा रहे हैं, बच्चों की स्कूल की बसें जो हैं वो रुक जा रही हैं। संकेत जी एक बात बताऊं आपको, जैसे अपनी सरकार की महिमा गान करके चली गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2005 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस टाइम पे हुड्डा साहब ने इतनी बंदरबाट कर दी, किसानों की जमीनों को औने पौने भाव में बिल्डरों को बेच दिया, कोई प्लानिंग नहीं की। पूरी सरकार 10 साल की सरकार में गुड़गांव का जो जिस तरह से विकास होना था वो विकास ना होके सिर्फ एक पैसा का विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी का। अगर वो प्लानिंग सही तरीके से की होती तो शायद गुड़गांव का ये हाल नहीं होता। फिर भी हमारी सरकार जब से आई, हमने 2014 के बाद में सारे जितने सीवरेज था उनके सिस्टम को, पहले पाइप में बड़ी अंडर साइज की पाइप डली हुई थी, सबको दोबारा तरीके से उसको फाड़ के लगाने काम सरकार ने काम किया है। अभी भी उन चीजों पे काम चल रहा है। मैं मानता हूँ कि बारिश की वजह से हालात बहुत बुरे हैं गुड़गांव के। आज की डेट में गुड़गांव से नहीं और हालात देखिए पूरे देश में ही प्रकृति की ऐसा कह रहा है अब की बार ज्यादा ही कुछ बारिश हो रही है अब की बार। तो ये चीज है कि सरकार, देखिए प्रशासन भी जागरूक है, सरकार ने भी पूरा अपना काम किया है और कर भी रही है। हमने वादा भी किया है, ठीक है थोड़ा सा टाइम और हमें दीजिए। बोला था लास्ट टाइम हमारी डिबेट में ये भी था कि इस बारिश के तुरंत बाद रोड का, जो सड़कों का और जो नालियों का, सबका काम पूरा हम लोग करके और गुड़गांव को एक अच्छा साफ सुथरा शहर बनाने की हमारी कवायद पूरी करेंगे हम लोग। नहीं कब अच्छा शहर बनेगा? आप कह रहे हैं कि आपने जो सीवेज पाइप है उसको बेहतर कर दिया, और ये सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं है, आप ये अमूमन सभी शहरों की यही स्थिति है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। हमने तो अंडरपास में इतना पानी भरे हुए गुरुग्राम में अभी देखा है हाल फिलहाल। ये क्या मुझे ये बताइए कौशिक जी, क्या नालियां बनाना भूल गए थे क्या? ड्रेन वेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्या गुरुग्राम में? देखिए बारिश इतनी एकदम से आने से ना, पहले अंडर साइज की पाइप, मैंने बताया ना, सब चीजें उस टाइम पे कोई प्लानिंग नहीं था हुड्डा साहब का तो सिर्फ एक ही तहरीयत था, किसी तरह इस जमीन को लेके औने पौने भाव में बिल्डरों को बेच दे। अब कौशिक जी अब आपके 8 साल हो गए भाई, मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा है आप इसको उजागर करते। और दूसरी चीज 8 साल एक बहुत लंबा समय होता है अपनी उपलब्धि गिनाने का। मैं कहता हूँ ऐसी क्या समस्या है कि 8 साल में भी ठीक नहीं हो रही है? संकेत जी मैं बता रहा हूँ ना, हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर, सीवरेज रोड के ऊपर। ये आपका पूरा देश जानता है रोड के कैसे बुरा हालात छोड़ गई थी कांग्रेस, और इस सीवरेज का भी हमने सिस्टम को बड़ा अपग्रेड करके और थोड़े सा टाइम में ही अब ये सब चीजों को शायद मुझे लगता है बिल्कुल भी ये चीजें आगे आने वाली नहीं होंगी प्रॉब्लम। अब आगे क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन अभी देखिए 8 साल में इतना काफी होता है कि आपसे सवाल पूछ लिए जाएं कि ये हो क्या रहा है। मानता हूं सर, गुड़गांव की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ती जाती है सर, उस पॉपुलेशन के हिसाब से। जी राकेश खंडेलवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। खंडेलवाल जी, आप तो वहां रह रहे हैं, आप रेजिडेंट वेलफेयर के हिस्सा हैं, आप मुझे बताइए कि अपनी आप बीती खुद। सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्रणाम।
और जो मैं सबसे पहले बात कहना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ बिल्कुल मैं नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप घर के लिए कोई एक डेकोरेटिव लेके आते हैं, जब लाते हैं चमचमाता हुआ और रहता है, आप उसको एक उचित स्थान पे जहां वो शोभा दे वहां रख लेते हैं। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? आप डेली उसको साफ करते हैं, उसको देखते हैं, दूसरी चीज भी आ जाती है तो पहली चीज को फेंकते नहीं है। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है कि दूसरी सरकार आई, पुल बनाओ जी, रोड बनाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। अरे जो है उसके ऊपर आपने क्या किया? कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कहता बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, XYZ, कुछ भी हो, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली जो भी नई सरकार आती है वो अपने फीते लगाने के लिए नई नई चीजें तो बनाती है, लेकिन पुरानी चीजों पे कोई ध्यान नहीं देती। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, और वो स्पेशली सेक्टर 4 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, आपको उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पुराने जमाने में क्या होता था, ओपन ड्रेनेज होती थी। उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर पत्थर रखने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपने नीचे ड्रेनेज पाइप्स बिछाई, जिससे सुंदरता रहे, साफ सफाई रहे, हम स्वच्छता की बात करते हैं, वो सब चीजें रहे। आज फिर सेक्टर 4 में क्या हो रहा है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम आ गया। आप कोई भी आप सेक्टर 4 के मार्केट में चले जाइए, कम्युनिटी सेंटर की तरफ चले जाइए, और पीछे जिमखाना क्लब की तरफ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब जगह, इवन वहां छोड़िए, कटारिया चौक से सेक्टर 4 आइए, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ऊपर आपने स्लैब डाल दिया। मैं क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप खुद जानते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी। और चलो ये भी एक बात है कि आपने ओपन ड्रेनेज सिस्टम बनाया, उसको साफ सफाई के बारे में आपने क्या किया? कोई भी सरकार हो, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। और सबसे मजे की बात यह है कि सेक्टर 4 में अगर आप देखें, ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो इन्होंने बनाया कवर के साथ में, वो सीधा नहीं है, सिमेट्री नहीं है, उसको देखोगे तो लगेगा पता नहीं कहां आ गए, ये किसने बनाया है। इतनी इतनी गंदी डिजाइनिंग है, जिसके लिए मुझे पता लगा है कि भाई आप लोगों ने डिफरेंट संस्थाओं को एंगेज किया है, उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनवाई है, उनसे प्लानिंग कराई है, दुनिया भर की आपकी ये तो रहा आपके मॉडर्नाइजेशन का हाल। अब आप देख लीजिए, आपने बोला हमने नवीनीकरण किया है, ये एक्सपोज कर दिया आपको कि ये कैसा डिजाइन कर रहा है। ये जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी गली का पिक्चर है। हाँ। ड्रेनेज आपने कहा कि जी छोटी है, नई ड्रेनेज लाइन डाली जाए, ठीक है भैया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन ड्रेनेज लाइन आप कहां डाल रहे हैं? सड़क के बीचों बीच डाल रहे हैं। सड़क के बीचों बीच अगर आप डालेंगे, मेन होल कहां जाएगा? बीच में आएगा। सड़क कैसे बनेगी? आप कोई भी सड़क बनाइए, तारकोल की बनाइए, चाहे आप सीमेंट की बनाइए, मुझे पता लगा है कि सीमेंट की सड़क वहां पर अप्रूव हो गई है, ठीक है। आप दूसरी सीमेंटेड रोड्स की कंडीशन देखिए, हमारी इसके पीछे वाली जो धनवापुर रोड जिसको कहते हैं, वहां जाकर के देखें तो वो पैथेटिक कंडीशन में सीमेंट की सड़क है, जिसकी लाइफ 30 साल बताई जाती है, पैथेटिक कंडीशन में, ठीक है। उसका कोई रिपेयर का ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, ये अमूमन सभी शहरों से इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन दिल्ली NCR में अगर हम बात करें तो कुछ जरूरत से ज्यादा खबर इस तरीके की गुरुग्राम से आती है। एक तो बसावट ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नवीनीकरण नहीं किया। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा, फरीदाबाद, एकदम आफत भरी बारिश देखने को मिल रही है। यही हाल देखिए आप दिल्ली का भी है। एकदम दिल्ली की सड़कें जो हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कोई तटवर्ती इलाका हो। गाड़ी में आप चलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि लहरों में गाड़ी हिचकोले खा रही है। प्रगति मैदान की तस्वीर देखिए, राजीव चौक है ये गुरुग्राम का, उसकी तस्वीर देखिए। फरीदाबाद में भी एकदम नदियाँ और नाले बह रहे हैं। मेरठ और फिरोज़ाबाद की तो तस्वीर हमने आपको दिखाई ही कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। तो ये बारिश ज़्यादा हुई है। लेकिन मैं अब आना चाहता हूँ दीक्षु कुकरेजा जी के पास। कुकरेजा जी, देखिए ये क्लाइमेट चेंज है आजकल, बारिश, और ये पिछले 10 साल से तो खास तौर से हो रहा है और देखने को मिला है। और सारे मौसम वैज्ञानिक यही बताते हैं कि अब आजकल महीने भर की बारिश 3-4 दिन में हो जाती है। ऐसा कई शहरों में देखा गया है। ऐसे में क्या किया जा सकता है कि हमारे शहर इससे एडजस्ट कर पाए? वरना तो फिर वही होगा, नालियां बन जाएंगी, नदियां बन जाएंगी। साकेत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं ना ये राजनीतिक दंगल से दूर होके प्रोफेशनली ये कहना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, जो विश्व भर में इस तरीके के इफेक्ट्स ला रहा है।
लेकिन आज फॉर एग्जांपल मैं लंदन में लैंड करा हूँ और लंदन में प्लेन नहीं लैंड कर पा रहा था, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन 2 अटेम्प्ट्स के बाद लैंड करने के बाद नहीं दिख रही जो आप हमें दिखा रहे हैं एनसीआर एरिया की। तो इसमें क्लाइमेट चेंज एक एस्पेक्ट जरूर है, बट उसको अगर हम साइड पे 1 मिनट के लिए रखें तो जो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का है, इसमें 3 इश्यूज हैं जो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम करते हैं फॉर गुड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। पहला एस्पेक्ट है कि डिजाइनिंग का, हम यहाँ पे L1 टेंडर बेसिस पे लोएस्ट क्वालिटी की डिजाइनिंग कर लेते हैं। रोड्स में जो स्लोप होना चाहिए, जिसे केम्बर कहते हैं, जिससे जब इतनी बारिश हो तो पानी स्लोप से ड्रेन्स में जा सके, वहीं पे फॉल्ट शुरू हो जाती है। सेकंड एस्पेक्ट आता है जो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन में सब स्टैंडर्ड मटेरियल, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से जब आप एक बारी रोड गलत कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप बार बार उसकी रिपेयर करे जाए साल बाय साल, लेकिन वो प्रॉब्लम रहेगी उसमें। और तीसरी चीज है जो मेंटेनेंस का एस्पेक्ट है। हमारे यहाँ पे हर साल हम यही सुनते हैं कि जी मॉनसून आ रही है, डीसिल्टिंग होगी। ये एनुअल रेगुलर मेंटेनेंस क्यों नहीं करी जाती? सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इसकी वजह से पूरे एनसीआर में ये प्रॉब्लम है और बाकी शहरों में भी है। लेकिन गुड़गांव तो एक खास ही मिलेनियम सिटी एक अलग तौर पे बन गया है, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों चीजों का एक अव्वल नंबर पे ये प्रॉब्लम रही है। और जबकि नोएडा की अगर आप बात करें या न्यू दिल्ली की भी बात करें, एनडीएमसी एरिया की, तो वहां पे वाइडली वेल प्लान्ड, वेल डिजाइन्ड रोड्स हैं। गुड़गांव में जहां पे अलग अलग बिल्डर्स ने आके अपना पोर्शन बनाया, उसके बाद में हुडा ने आके सेक्टर रोड्स काटी या सेक्टर रोड्स बनाई, उसकी जो क्वालिटी रही है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत ही खराब रही है। और वहां पे बेशक मल्टीनेशनल्स आ गई होंगी, लेकिन ये जो मेंटेनेंस, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों चीजें वहां पे अभी तक नहीं आए। साल बाय साल हम यही डिस्कस करते हैं, लेकिन जो RWA के लोग भी यहाँ पे बता रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पे मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। और इसीलिए ये तस्वीरें हम हर साल ऐसी देखते हैं आपके चैनल पे। बिल्कुल। अब मैं कौशिक जी और महिमा जी आपसे एक एक करके सवाल पूछना चाहता हूं। महिमा जी देखिए, ये जो HUDA जिसको हुडा कहते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब ये कोई पिछले 8 साल की देन नहीं है। ये खास तौर से हरियाणा के जो शहर बसे हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो या फिर वो गुरुग्राम हो, यहां पर खास तौर से देखने को मिला है कि इमारतें पहले बन जाती हैं, उसके बाद सेक्टर के अंदर की सड़कें ये एजेंसी बनाती है। तो उसके बाद जितनी जगह बच गई, आड़ी टेढ़ी जैसे मन हुआ उस हिसाब से बना करके सड़क आपने चालू कर दी। तो फिर नतीजा यही हुआ जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो आपको लगता है ये प्लानिंग का दोष है जो शुरुआत से था, और आज भी वही चीज उसी ढर्रे पे चल रहे हैं हम लोग? एक करेक्शन कर दूंगी संकेत जी। सबसे पहले ये हुडा का नाम भी बदल के, HUDA का नाम भी बदल के इस सरकार ने नाम बदलने की जिस कवायद में ये रहते हैं, इसको HSVP कर दिया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और ये नाम बदलने का ही काम किया है, और काम के अंदर इसके अंदर गिरावट आ गई है, नीतियां नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक है, कहीं ना कहीं कोताही और खामी शायद हर सरकार की कार्यप्रणाली में रही होगी, रहती होगी, हमारी में रही होगी, तभी तो आज हम सत्ता से बाहर विपक्ष में बैठे हुए हैं और अपनी त्रुटियों के ऊपर चिंतन मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर पहले कब ऐसा हुआ था कि एक सरकार ने इतने दावे किए हों, हमने इतने हाईवे बना दिए हैं, हमने इतने पुल बना दिए हैं, और उसके बाद एक बारिश के अंदर एक एक करके हर पुल के ढहने की, हर एक्सप्रेसवे के ढहने की खबरें आई हों। आप तो जर्नलिज्म में हैं, आप बता दीजिए या भाजपा के प्रवक्ता से इसका उत्तर ले लीजिए। चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात हो, चाहे वो नीतियों की बात हो, कांग्रेस सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। नहीं मुमकिन हो पाता है सारी बातों का ध्यान रखना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और उसी का नतीजा है आज हम विपक्ष में हैं। लेकिन इसका जवाब आप भाजपा के प्रवक्ता से आज लीजिए कि इतिहास में कोई एक उदाहरण बता सकते हैं क्या जब एक सरकार ने इतने दावे किए हों इतने बड़े बड़े हाईवेज और पुल बनाने के, और एक के बाद एक बहने की इतनी खबरें आई? प्रॉब्लम क्या है ना कि वो देखिए, वो अकाउंटेबिलिटी की जो पूरी डिबेट है वो कांग्रेस और बीजेपी और तो याद करो तुम्हारा समय और हमारा समय, उसी में दरअसल फंस करके रह जाती है। और उसके बाद फिर राकेश खंडेलवाल जैसे लोग जो हैं वो झेलते हैं उसको,
उस समस्या को। और जैसे कुकरेजा जी बता रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज एक असलियत है, एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, लेकिन अगर आज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, अगर जिस तरीके से चीजें बननी चाहिए वैसे बनी होती, या उनका सुधार उस तरीके से हो जाता, तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आप सोचिए, नेशनल हाईवे तक पे पानी भर जा रहा है, मतलब कमर तक का पानी नेशनल हाईवे पे। ये और किस देश में होता है, मुझे समझ में नहीं आता। कौशिक जी, ये वो हाईवे है जो बंबई तक जाता है, और आपने ऐसा शहर बसाया है कि बताइए हाईवे में पानी भर रहा है। देखिए संकेत जी, एक तो जो प्रकृति की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो तो एक फैक्टर है भी, क्योंकि पानी एकदम से इतना पानी आ जाता है कि जो अब कौशिक जी ऐसा है, ये जितने वैज्ञानिक हैं वो ये बात कई दशकों से बता रहे हैं कि ये होगा, सवाल है तैयारी की। ये तो होगा, अब नहीं, महीने भर की बारिश तो 3 या 4 दिन में हो रही है, ये आज से नहीं हो रही, कई दशकों से हो रही है। तो फिर क्या करें, 3 दिन एकदम कहीं चले जाएं या घर में बंद कर लें अपने? मैं मानता हूँ जो ये स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, हम लोग इसको नवीनीकरण में बहुत पैसा लगाया और बहुत प्लानिंग से काम किया है। कहीं चीज जैसे सेक्टर 4 और 7 के मेरे राकेश जी बोल रहे थे, मुझे लगता नहीं कि अगर इस तरह कोई दिक्कत हो शायद बन रहे थे राकेश जी, हम लोग अब तो ओपन वो किया, अभी कोई भी जाके उसको इंस्पेक्ट कर वो उस पर अपना ऑब्जेक्शन लगा सकता है अगर कोई चीज अगर गलत बन रही हो तो। ये तो हमारी सरकार ने किया है, रेजिडेंट वेलफेयर को भी हमने इन्वॉल्व किया। अभी कोई भी चीज अगर आपको लगता है कहीं गलत इस तरह की बन रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज को रही है तो मैं इस पे बिल्कुल बाकायदा बात कर लेता हूँ। बाकी अदरवाइज जितने सेक्टर हैं, पहले के सेक्टर हैं संकेत जी, हमने एक सेक्टर आप देखिए, जब से गवर्नमेंट आई है हमने एक सेक्टर डेवलप नहीं किया। किसी को हमने सारे उड़ा के सेक्टर पहले कटे हुए हैं। उड़ा के टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार, मेरी प्रवक्ता बहन बैठी हुई है, ये कहती रोड के मामले में अगर अब ये कह रही रोड की अगर कमी है हिंदुस्तान में, तो शायद मैं आपकी बात से जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहन कुरुक्षेत्र जाती है, शायद ये 1.5 घंटे पूछ जाती होंगी, और पहले उड़ा रात में ये 4-4.5 घंटे लगते होंगे, हम भी जाते थे। ऐसा तो मत बोलो कि रोडों पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। अरे आप तो देखिए कौशिक जी, दो अलग अलग चीजों की तुलना कर रहे हैं। एक बात आप कर रहे हैं हाईवे की, हम तो जिक्र उसकी कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं शहर की, शहर के अंदर की सड़क की। ऐसा ना हो जाए ना कि शहर के अंदर की सड़क जो है वो नदी बन जाए, जो हाल अभी हुआ है। ऐसा नहीं, हमने माननीय लास्ट टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, और हमारी सरकार बिल्कुल इस चीज पर लगी हुई है। गुड़गांव एक आने वाले टाइम के अंदर अगले साल तक मैं कह रहा हूँ, अभी बारिश मुझे समझ में नहीं आया डीपी कौशिक जी, पिछले हर बारिश में मुझे मालूम है गुरुग्राम से हमारी एक रिपोर्ट तो आनी फिक्स है। ये हर कोई जरा सी बारिश हो, ज्यादा बारिश हो, कम हो, एक रिपोर्ट गुरुग्राम से तो आती ही आती है कि सड़कें बनी, नाला, सड़कें बनी, नदियां। ये कुछ खासियत है हरियाणा के शहरों की, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, खासतौर से एनसीआर में जो है। खंडेलवाल जी और उसके बाद कुकरेजा जी समाधान पर बात करते हैं। खंडेलवाल जी आगे चल के, क्योंकि आप तो खुद ही झेल रहे होंगे, मैं तो फिर भी एक सतही जानकारी है मेरी, आप झेल रहे होंगे, ये हर साल की बात हो गई है गुरुग्राम के लिए। ये हर साल की बात है। आप बात कर रहे हैं खाली बारिश के मौसम की, सेक्टर 4 से, और हाईवे अगर मुझे टच करना है, मात्र 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, और पौना घंटा, आधा घंटा से पौना घंटा से पहले हम किसी हालत में नहीं पहुंच सकते। किसी भी हालत में कोई भी रूट ले लें, कुछ भी कर लें, 6 किलोमीटर 45 मिनट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ है सड़कें? किस चीज को आप बोलते हैं कि हमने A1 सड़कें बना दी? ठीक है, कौन सी सड़कें हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता। अगर एनसीआर के अंदर और इतने बड़े उसके अंदर अगर इस तरीके की सड़कें हैं और उसको आप क्लेम करते हैं कि भाई हमने एक अचीवमेंट है हमारा, तो मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ भी जी। ठीक है, जहां तक गुड़गांव और बारिश का सवाल है, ठीक है, आप लोग टाइमली कोई भी एक्शन नहीं लेते, चाहे कोई भी सरकार हो। आजकल एमसीजी के अंडर आ गया है सेक्टर 4 और बाकी मेजर पोर्शन ऑफ ओल्ड गुड़गांव। ठीक है, कोई एक्शन प्रॉपरली नहीं होता, कोई काम प्रॉपरली नहीं होता। टेंडरिंग हो जाती है, पहली चीज टेंडरिंग नहीं होती, टेंडरिंग हो जाती है तो काम नहीं शुरू होता, काम शुरू होगा तो बारिश के पहले शुरू होगा, जिससे बारिश के बाद दोबारा शुरू हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो सीवर का काम हो, पाइपलाइन की ड्रिंकिंग वाटर की इतनी भारी समस्या है सेक्टर 4 में कि कुछ कहने की हद नहीं है। लेकिन कोई अफसर सुन के राजी नहीं है। आप जो अपने हेल्पलाइन नंबर्स इतने सारे दे रखे, आप खुद उन पे फोन करिए, कोई उठाएगा नहीं, उठाएगा तो प्रॉपर जवाब नहीं आएगा। सही बात है। दीक्षु कुकरेजा जी, अब मैं आखिरी में आपके पास आना चाहता हूं और समाधान के बारे में बात करते हैं।
देखिए, अब ये जो हो रहा है या हो रहा था, पिछली चीज को सुधारने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या ये एक पूरे ओवरहॉल की जरूरत है या कुछ बदलाव से चीजें बदल सकती हैं? साकेत, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके सोल्यूशन ना एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अगर हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं तो गुड़गांव में हम सभी जानते हैं कि यहाँ का जो सॉइल में वाटर टेबल है बहुत लो है। यहाँ पानी की वैसे ही बहुत कमी रहती है साल भर। तो अगर यहाँ पे गुड़गांव अर्बन एरिया का हम एक पूरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाएं, जिसमें जब जब इतनी बारिश होती है, जैसे आप फ्लैश रेन्स की बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, या मॉनसून्स में जिन पीरियड्स में हैवी रेनफॉल होती है, तो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट में ये होगा कि जगह जगह वाटर बॉडीज का प्रावधान किया जाएगा। तो वो वाटर बॉडीज में ये पानी जाएगा, बजाय ये सड़कों पे रहे, हार्ड सरफेसेस पे रहेगा, ये पानी वहां पे कलेक्ट किया जा सकता है। नॉट ओनली वो एस्थेटिकली एक बड़ा अच्छा चीज बन जाएगी, बट जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज काम आएगी कि वाटर बॉडीज हमारे पूरे गुड़गांव शहर में रहेंगे। इसके अलावा जो हमें देखना है कि इसकी जो एग्जीक्यूशन का है, अगर आप देखें जैसे एम्बियंस मॉल वगैरह के बाहर इतना हार्ड सरफेस क्रिएट कर दिया गया है, रोड्स चौड़ी कर दी जाती हैं, तो इसकी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है कि अगर आप इतना हार्ड सरफेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सरफेस क्रिएट करना है जो पानी को सोक कर लेगा, या आपको ड्रेन्स इतनी वाइड रखनी है जिसमें जो हाईएस्ट वाटर कैलकुलेशन होती है पर आवर रेनफॉल की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करी जाए। तो इनके सॉल्यूशंस मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर डिजाइन थिंकिंग की जरूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, और ये चीज तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है। हैरानी की बात है कि हम सारा टाइम कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, और जब ऐसा मौका आता है तो ये हालात हो जाता है शहर का। तो ये तो बहुत ही आयरॉनिकल चीज है जिसको एक प्लानिंग के माध्यम से आराम से और अच्छे से हमेशा के लिए अब सॉल्व किया जा सकता है। पूरी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है जो कि 30-30 करोड़, सोचिए 30-30 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं गुरुग्राम में। यहां के लोगों को अब सोचना होगा कि भाई या तो नाव खरीद लो या फिर अपने शहर की हालत सुधारने के लिए सवाल पूछना शुरू कीजिए। फैसला आपके हाथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और दिल्ली एनसीआर में बारिश से सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम में हुआ है। यहां के नरसिंहपुर इलाके में 3 फुट से ज्यादा पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जल जमाव को खत्म करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी जुटे हैं। नाम के सेक्टर 4 से रवीश रंजन शुक्ला ने यह रिपोर्ट भेजी। मिलेनियम शहर गुड़गांव में बारिश के बाद क्या हालात होते हैं, इसको दिखाने के लिए अब हम गुरुग्राम के अंदर के इलाके में हैं। ये सेक्टर 4 है और सबसे पहले मैं सेक्टर 4 को दिखाना चाहता हूँ। वो जो मेन रोड आप देख सकते हैं, मेन रोड का गेट, मेन रोड पर पानी भरा हुआ है घुटने तक। उसके बाद इस गेट के अंदर पानी भरा हुआ है और इसका जो रास्ता है वो आप देखिए, ये पूरा जो रास्ता है ये पानी से एकदम सराबोर है। कुछ खुदाई यहाँ पर हुई थी, तो ये बिल्कुल सेक्टर 4 का इलाका जो है वो एक टापू में तब्दील हो चुका है। आपको अगर सेक्टर 4 के इस जगह पर आना हो तो आप बिना पानी में घुटने तक पानी बिना छुए हुए आप यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या हालत होगी, बच्चे कैसे स्कूल जा रहे होंगे, आम रोज़मर्रा के सामान अगर उनको ख़रीदने हों तो वो कैसे वो लेते होंगे। ये बिजली का आप खंभा देख सकते हैं, तमाम सारे घरों में बिजली भी कल रात से नहीं है। लगभग 8-8 घंटे हो गए हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है। ये हालत मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 4 की है। कल रात से भाई साहब क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की दिक्कत है? ये तो पूरा टापू आपका इलाका बना हुआ है। ये आपने फिल्म में आपने दिखा दी है, ये तो सिर्फ आप 2 दिन का सीन देख रहे हैं, लेकिन हम पिछले 1 महीने से यहाँ से भुगत रहे हैं। अच्छा। 1 महीने से सीवर लाइन का काम हो रहा है। हाँ। गली में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, किसी की गाड़ी किसी रिश्तेदार घर में पैक है, किसी कहीं और पार्क है, 2 व्हीलर भी घर के अंदर में नहीं है।
आप 2 दिन से समस्या क्या है कि लाइट भी काट रखी है। अच्छा। घर में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, पीने का पानी है वो टाइम से नहीं आ रहा, पानी की सप्लाई है वो टाइम से नहीं आ पा रही है। और गली में जो हाल अभी देख रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वो इस कंडीशन में कैसे जाएगा? पूरा अभी हम आए हैं, आपके तो सेक्टर में घुसा नहीं जा सकता है, कार से इवन नहीं लोग आ सकते, इतना पानी भरा हुआ। कार से क्या, हम पैदल भी नहीं आ सकते। कल अपने बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं, वो गिरते गिरते बच्चे हैं बिल्कुल, उनके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। बस हमें ही पता है, ना हम उनको कहीं लेके जा सकते हैं, ना कहीं हम बाहर से आ सकते हैं। दूध लाने के लिए जब मैं सुबह गया तो बड़ी मुश्किल से मैं दूध लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए दूध लाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू गो आउट एनीवेयर। ये मिलेनियम शहर का ये विकास का कौन सा मॉडल है सर? ये विकास पता नहीं हमें तो कौन सा मॉडल विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे लिए तो जीना मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ पे कोई जानवर आ जाए, कोई जानवर भी गिर सकता है। यहाँ पे 12-12 फुट के गहरे गड्ढे हैं जो अनकवर्ड हैं। कोई बच्चा गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए तो डेफिनेटली जान माल की हानि हो सकती है। तो ये आप देखिए, ये सेक्टर 4 के हालात हैं, और आप देखिए करोड़ों रुपए के मकान बने हुए हैं, लाखों रुपए की गाड़ियाँ यहाँ लोगों के पास में हैं, लेकिन वो बिना बिजली के, एक बारिश होती है और बिना बिजली के घंटों घंटों यहाँ पर अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना अगर पानी भरा है तो इसमें बाहर निकलना भी, अपने घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे एक हमारी गली के गुरुग्राम के सेक्टर 4 से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये बड़ी राहत की बात है उद्धव ठाकरे गुट के लिए। उद्धव गुट को बड़ी राहत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति उद्धव गुट को दे दी है। आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला अदालत पहुंचा था वहां पर, क्योंकि अब शिवसेना टूट गई है, बिखर गई है, तो इस चीज़ पर भी लड़ाई हुई और बहस हुई कि 2 से 6 अक्टूबर तक रैली कौन करेगा शिवाजी पार्क में। वो तो शिवसेना की वहाँ पर रैली बहुत मशहूर है, आज से नहीं उस ज़माने से मशहूर है जब बाला साहेब ठाकरे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे वहाँ रैली करते थे। सुनील सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह, हाई कोर्ट से राहत तो मिली है उद्धव ठाकरे को, लेकिन शिंदे गुट का इस पर क्या कहना है? देखिए, फैसला अभी इस पर आया है, अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आएंगी राजनीतिक। और शिंदे गुट को साफ तौर पर जो उनकी इंटरवेंशन पिटीशन थी उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कह दिया कि उनका कोई लोकस नहीं है। दरअसल उन्हें पहले भी एमएमआरडीए में एक मैदान मिल चुका है और यहाँ पर पहले जो अर्जी दी थी वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने दी थी, जो कि 56 सालों से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करती आ रही है। और तो उस लिहाज से उनका वहां पर अधिकार बनता था। एक बात जो लग रहा था कि उनके पक्ष में थी कि शायद क्योंकि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और पिछले दिनों से गणपति विसर्जन के दौरान दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था और गोली भी चली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं उसे भी खारिज कर दिया और ये कहा कि जिस दिन पिटीशन डाली गई उसी दिन ने मुंबई पुलिस की रिपोर्ट मंगाई, तो वो जो उन्होंने किया है वो एक तरह से उसका वो बोनाफाइड नहीं है उनका, जो उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। लिहाजा इस मानते हुए अदालत ने पाया कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को दशहरा रैली करने की इजाजत वहां पे मिलनी चाहिए। अदालत ने वहां पे इजाजत दे दी है। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मैदान उनके हवाले रहेगा, क्योंकि उसकी तैयारियां पहले से करनी पड़ती है और इस पूरे जो कार्यक्रम होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी और उसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई या मालूम पड़ा कि कुछ कानून का उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो अगले साल अगली बार इस तरह की परमिशन में फिर वो उस पर असर पड़ेगा। ये भी उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह इस जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी राहत है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुना है और शिवाजी पार्क में अब दशहरा रैली जो होगी वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की होगी। और इससे एक बात माना जा सकता है जिससे कि सरकार डरी हुई थी, खास करके एकनाथ शिंदे गुट डरा हुआ था कि अगर शिवसेना को दशहरा रैली
ठप्पा लग जाएगा कि असली शिवसेना की विरासत किसके पास है, बाल ठाकरे की विरासत किसके पास है। तो कहीं न कहीं उस बात की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। दरअसल शिवसेना ने 2 महीने पहले ही इस दशहरा रैली के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सरकार जो है बार बार टाल रही थी, खास करके बीएमसी जो है वो इजाजत नहीं दे रही थी। और इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट ने भी उसी शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली करने का दावा करते हुए उन्होंने भी एक अर्जी दे दी, जिससे कि मामला उलझ गया। कहीं न कहीं कोशिश ये थी कि किसी भी हालत में शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट जो है वो शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली नहीं कर पाए। इसीलिए जब शिवसेना ने जब इस सब को देखा समझा तब वो हाईकोर्ट आए। हाईकोर्ट से उन्होंने कहा कि बीएमसी को डायरेक्ट किया जाए कि वो हमें इजाजत दे। उसी दिन बीएमसी ने फैसला सुना दिया और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों को इजाजत जो है वो रद्द कर दी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की। वजह बताई कानून व्यवस्था की, क्योंकि गणपति विसर्जन के दिन ही दादर में दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था और उसमें गोली भी चली थी और मामला भी पुलिस तक गया था, एफआईआर दर्ज हुआ था। तो एक बड़ी वजह बताई। लेकिन आज जब यहाँ पर सुनवाई हुई तब शिवसेना की तरफ से रखा गया कि वो लगातार परंपरागत तरीके से यही शिवाजी पार्क पे करते आ रहे हैं। जो 45 दिन की जो छूट मिली है उसमें एक दशहरा रैली भी है और कहीं उसमें कभी भी बाधा नहीं आई, सिर्फ कोरोना के 2 साल को छोड़कर तो लगातार वहाँ पे होती रही और कहीं भी कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति की भी बात कभी उभर कर सामने आई। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सदा सरवणकर जो वहाँ के विधायक है उन्होंने अर्जी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी शिवसेना में हूँ, मैं वहाँ का विधायक हूँ और यह हूँ और मेरा हक और इसके पहले की अर्जियां मैं दिया करता था, तो मेरा हक बनता है और मेरी अर्जी को जब माना जाए। और ये जो मामला है कि असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। उसका भी उन्होंने जिक्र करना चाहा, लेकिन तब अदालत ने उन्हें टोका और कहा कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसको आप यहाँ पर मत उठाइए, यहाँ पर इस मैदान से केस से जुड़ी बात सुनी जाएगी। और ये कहते हुए अदालत ने कहीं न कहीं अपने फैसले में पाया कि लोकल स्टैंडी जो है वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की नहीं है, सरवण की नहीं है, उनकी अर्जी उन्होंने वहां पर खारिज कर दी। और फिर जो है अपना ऑब्जेक्शन दिखाते हुए कि जिस तरह से बीएमसी ने अचानक से पुलिस से उन्होंने अपनी रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट मंगाकर उसमें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना के ठाकरे गुट दोनों की अर्जी खारिज कर दी। तो ये कहीं न कहीं जो फैसला है बीएमसी का बोनाफाइड नहीं है और शिवसेना का हक बनता है और शिवसेना को शिवाजी पार्क मिलना चाहिए दशहरा रैली के लिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसमें साफ तौर से कहा है कि शिवसेना दशहरा की उद्धव ठाकरे गुट जो है वो दशहरा रैली वहां पर शिवाजी पार्क में कर सकते हैं। इसके लिए 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के मैदान की उन्हें इजाजत मिल गई है। 5 अक्टूबर